हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के थर्सडे के साथ बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब दिख रहे हैं रेडी आपको। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। भाई, बातचीत आगे बढ़ाऊंगा राजेश सर से कुछ ही देर में। आज की इंटरेस्टिंग स्टॉक क्वेरीज हैं, तो राजेश सर से एकदम अपफ्रंट बातचीत शुरू करूंगा, लेकिन वो पहले बाद में दिखाता हूं। पहले एसबीएस की टीम तक रीच आउट करने के जो दो तरीके हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और साथ में ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com आपकी स्क्रीन पर है। रीच आउट करिए इन दोनों आईडीज पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। लाइए क्विकली ऑन द शो दिखा दीजिए एक बार जो क्वेरीज आई हुई हैं आज, जिन पे आज बातचीत होनी है। ये देखिए, टाटा मोटर्स, पीवी, आईटीसी, डिक्सन, एचडीएफसी बैंक, प्लेट फ्लिप होगी तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। इसीलिए मैंने कहा आप फ्रंट राजेश सर से बातचीत शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब वो टॉक ऑफ द टाउन वाले स्टॉक्स हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स आज ही अचानक 10% करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक पिछले 4 दिन से मूड बिगाड़ा हुआ है। टाटा मोटर्स, पीवी, आईटीसी सब इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। डिक्सन कितना करेक्ट हुआ है। खैर, पहले जरा मार्केट दिखा देता हूं आपको। मूड बिगड़ा हुआ क्यों कह रहा हूं मैं? 3 दिन से तो हम रोज सुबह मेंशन कर ही रहे हैं, मामला गड़बड़ा रहा है। लीजिए, आज अच्छा खासा अब हम 26,000 के नीचे और कन्विंसिंगली नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 3/4% का दबाव भारतीय बाजारों में 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ। 2 दिनों से मंडे और ट्यूसडे मामला गड़बड़ा रहा था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, लेकिन डेटा उतना बुरा नहीं था। आज एकदम से आप देखेंगे दबाव गहराता हुआ नजर आ रहा है। कल एक्चुअली एफआई की तरफ से वो बिकवाली थोड़ा सा मूड बिगड़ना शुरू हुआ था, और एक दिक्कत आ रही है एफआई होल्डिंग्स वाले स्टॉक्स ऑफ लेट, इंडिविजुअल स्टॉक्स धीरे धीरे करके अच्छा खासा कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। 23,300 पे आए हम लोग, एफआई छुट्टी से बाद लौट के आए, उनको बढ़िया भाव दिखे, जहां छोड़ के गए थे उससे कहीं ऊपर, और देखिए क्या हाल कर दिया उन्होंने। मौका मिला है उनको बढ़िया तरीके से बिकवाली इनिशिएट करने का। खैर, अब इसमें क्या ही बात करनी, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ ही रही हैं। पढ़ने बैठ जाएंगे तो डर ही जाएंगे, इसलिए छोड़ देते हैं। अदरवाइज हम वेनेजुएला की बात करते रहते हैं। आज कल रात में रशिया और यूएस का जो मामला सामने आया था, आज सुबह बता रहा था जहाज वाला। ग्रीनलैंड को लेकर इश्यूज सामने आ रहे हैं, कंबोडिया को लेकर इश्यूज सामने आ रहे हैं। मूड काफी बिगड़ा हुआ है ग्लोब का जियोपॉलिटिकली, पर ये रीजन नहीं है बिकवाली का। हमारे यहाँ तो एफआईज वैसे भी एग्रेसिव शॉर्ट्स लेके बैठे हुए थे, और अब वो फिर से शॉर्ट्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं, भुना रहे हैं। बढ़िया बढ़िया इन द सेंस उनके लिए, हमारे लिए तो स्क्रीन दिक्कत में आ गई है। खैर, लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूँ। आज झारखंड, मुंबई और अरे 2 मुंबई से 2 झारखंड से, एक कोइंसिडेंस है। सबसे पहले झारखंड से शालिनी जी जुड़ती हुई, बाकी शायद डायरेक्टर साहब अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग अब तक पैच नहीं हुए, नहीं जुड़ पा रहे हो तो आप फोन लाइन पे जोड़िए डायरेक्टर साहब। शालिनी मैम, गुड आफ्टरनून। आपको देख के लग रहा है झारखंड में अच्छी ठंड पड़ रही है। शालिनी मैम, ऑडियो आ रहा है? डायरेक्टर साहब आ रहा है क्या आपके पास? जी जी जी, झारखंड में काफी ठंड है। कान में कुछ इशू आ गया। शालिनी मैम, कब से हो स्टॉक मार्केट में आप? स्टॉक मार्केट एक्चुअली मैं लंबी छुट्टी पर चली गई थी, क्योंकि लगभग 20 इयर्स पहले मैं ट्रेडिंग किया करती थी। एंड देन आई गॉट इन्वॉल्व इन ऑल दैट सोशियो एंड होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर अभी मैंने रिसेंटली 1 मंथ से शुरू किया है। 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में थे, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा हटे और अब वापस आए। आप मतलब पहले जब करते थे तो कुछ स्टॉक्स तब के रखे हुए अब तक सब लिक्विडेट कर दिए थे? नहीं नहीं, सारा बेच दिया था। उस समय काफी लोअर पे एसीसी, एमएनएम वगैरह 400, 500, 150 वाले रेंज में थे। अभी तो काफी अफसोस होता है। नहीं, ट्रू। ऐसे चलिए, वो तो ठीक है। शालिनी मैम, खुद ही अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो? कैसे होती है ट्रेडिंग, कैसे होती है इन्वेस्टमेंट? जी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मैंने रखा है, और कुछ उस पे पिक्स लेती हूँ, और आपका शो देखा करती हूँ रेगुलर, और आइडेंटिफाई करती हूँ उससे। एंड अभी जो मैंने फ्रेश ट्रेड शुरू किया, उसमें मैं 2 से 3 साल लॉन्ग टर्म जाना चाहती हूँ, मिनिमम 2 से 3 साल। अच्छा शालिनी मैम, पहला सवाल कौन सा?
पहला तो मैं आईटीसी के काफी ब्लड बाथ देखा इसमें हमने। आईटीसी के मैंने 100 शेयर्स लिए थे, एट द रेट ऑफ 350.26 मैंने लिया था। ये अभी तो गिरावट में अभी लिया था कि पहले का लिया हुआ है? नहीं, अभी अभी गिरावट में लिया था, अभी और गिरते जा रहे हैं। तो क्या करना है इसे, और मैं एवरेजिंग करूं क्या? मीन्स मैं और ले सकती हूँ, या क्या इसका नियर बाय फ्यूचर दिख रहा है? इसमें फ्रेश एंट्री पॉसिबल है या 100 शेयर्स पर ही रहने दूं? 2 जिनसे to 3 पूछने इयर्स जा मैं रहा हूँ वो होल्ड कर आमतौर पे सकती हूँ। आईटीसी को लेकर वोकल रहे हैं, इसके लॉन्ग टर्म चाल को लेकर। लेकिन राजेश सर, समीकरण बदले हैं और मेरे ख्याल से किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था कि इतने एग्रेसिव टैक्सेशन, इतने की गणित करूं तो 1/3 दाम बढ़ जाते हैं। इस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है इस पे। पहले दबाव आया था और अब मेरे ख्याल से फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग इसीलिए है क्योंकि गोरे लौट के आए छुट्टी के बाद। क्या करना चाहिए अगर मेरी 350 की बाइंग है? और क्या आईटीसी ऐड करने लायक हुआ है, या इस तरह की वोलेटाइल सिचुएशन के बीच में, फ्लूइड सिचुएशन के बीच में अभी दूरी रहना बेहतर होगा, एडिशनल पैसा कमिट ना करूं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। बाकी भी जो महिला मित्रगण जुड़ी है पैनल में और जुड़ने वाली हैं, सबको नमस्कार। और आपने तो पहले ही कह दिया कि आईटीसी के बारे में मैं बहुत वोकल रहता हूं और आज भी अपने स्टैंड पे हूं। आपको बता दूं, वॉरेन बुफे साहब का आपको पता ही होगा, एक बहुत फेमस कोट है, बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। सो आईटीसी के लिए ये एक खरीदारी का मौका है। 10-20 रुपया को नजरअंदाज करें, लंबी अवधि का नजरिया रखें। ये जो ड्यूटी वगैरह की बात हो रही है, एक्साइज वगैरह बढ़ा है, उस वजह से 22 से 28% कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। 2 से 3 रुपया पर सिगरेट के इनके दाम बढ़ाने होंगे। अब देखने वाली बात सिर्फ ये होगी कि ये पास ऑन एक बार में करते हैं या स्टैगर्ड भाव में करते हैं। वही थोड़ी सी हो सकता है शॉर्ट टर्म में प्रेशर बनाए। अदरवाइज अगर आप देखो तो डेट फ्री कंपनी है। केवल सिगरेट ही नहीं, एफएमसीजी, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में है। लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है, आरओई आरओसी 28 और 37% के आसपास है। मुझे लगता है सारे पायदान पे खरी उतरती है कंपनी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखें, इसमें निवेश करें। डिविडेंड यील्ड भी आज की डेट में 4.5-5% के आसपास बैठ रही है। तो मैं समझता हूँ बैंक एफडी के लायक आपको ये रिटर्न तो ऐसे ही दे देगा, और कोई भी जंप आता है तो एक एक्स्ट्रा गेन होगा। ये खरीदारी का मौका है, और नहीं भी खरीदना चाहती हैं तो बिल्कुल बनी रहें। वंस अ बुल ऑलवेज अ बुल। लीजिए भाई, ये इतनी खराब परिस्थिति में भी अच्छी चीजें ढूंढ लाए हैं वो कि अब तो डिविडेंड डील और अट्रैक्टिव हो गई है और स्टॉक चल गया तो सोने पे सुहागा। मतलब कि शालिनी मैम जो होल्डिंग्स हैं वो तो रखे ही रखें, और ऐड करें या अभी और ऐड ना करें? और ऐड करना है क्या? हाँ राजेश सर। मेरे हिसाब से तो आपको कम से कम साल से 1.5 साल का मिनिमम नजरिया रखें और ऐड करें। लीजिए भाई, कन्विक्शन के साथ ऐड करिए, राजेश सर का ये मानना है। हो सकता है जितना भाव में डैमेज होना तो ऑलरेडी हो चुका है। मुंबई से हीना महातो जी जुड़ती हुई। हीना मैम, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सॉरी मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ जूम पर। हाँ, मेरा तो मूड ऑफ हो गया था जैसे ही पता चला आप फोन पे जुड़ रहे हो। हीना मैम, सवाल क्या है? 1 घंटे से पर हो नहीं पा रहा है। कोई नहीं, अगली बार फिर जुड़ेंगे अपन। आज का सवाल? हाँ, आज का मेरा सवाल है कि मैंने गोकेक्स 25 लिया है, 26 सितंबर को लिया है। क्या अमाउंट था, क्या भाव था? 750। आज ही सारा मामला गड़बड़ा गया उसका, तो जितना गिरावट आई है मतलब आज ही डैमेज, और तगड़ी गिरावट है। मतलब हीना मैम, लंबी अवधि की सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मूड था? इन्वेस्टर के हिसाब से ही 1 ईयर मैक्सिमम। 1 ईयर मैक्सिमम। और राजेश सर, आज गड़बड़ा गया है मामला और शायद उस बिल का डर है जो ट्रम्प साहब लेके आना चाहते हैं। रशिया के साथ जो जो धंधा करेंगे उनका सब कुछ मंदा कर देंगे वो। तो आईटी भी शायद ठंडा इसीलिए पड़ा, और गोकेक्स तो आज मेरे ख्याल से अब 11-12% लास्ट मैंने देखा था। सब उठाना जरा स्क्रीन पे, ये देखिए आप, मूड बिगड़ा हुआ। ट्रेड डील तो नहीं हो रही, ऊपर से अब सरदर्द ये कि मामला और गड़बड़ा ना रहा हो। ऐसे में गोकेक्स जैसे स्टॉक जिनका लार्जली सारा एक्सपोजर यूएस का, यूरोप में तो नाम मात्र का काम करते हैं, लास्ट मेरी चर्चा हुई थी इनसे, क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में? आप दूरी रहूं क्या? देखिए, इस वक्त तो अवॉइड की कैटेगरी में, अब चूंकि इनका ऑलरेडी मेरे हिसाब से 20-22% के आसपास का कट हो चुका है, तो आज नहीं बेचें।
थोड़े से उछाल का इंतजार करें, उछाल में निकलने की कोशिश करें। जो दिक्कत यूएस की तरफ से आई है वो तो अपनी जगह है। अगर दूसरी तिमाही में नतीजे भी देखें तो बेहद खराब आए थे, 71% के आसपास बॉटम लाइन में ड्रॉप था। मार्जिन लुढ़क कर 8% तक आ गए थे। और जो यूएस की तरफ से जो सरदर्द बना हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में कुछ हटने वाला है। तो डिमांड को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत तो है ही। तो कोई भी उछाल आता है 650 तक भी, तो वहां तक निकलने की कोशिश करें। एक्चुअली अच्छी कंपनी है लेकिन मैक्रोज गड़बड़ा गए और हमारे हाथ पे नहीं है, कुछ पता ही नहीं कितना टाइम हो गया वो ट्रेड डील सील नहीं हो रही और अब तो कोई बात ही नहीं करता उसकी। ऊपर से ये एडिड सरदर्द आ रहे हैं। मैम उछाल में इस समय तो बिकवाली करने के मौके ढूंढिए, गोकेक्स से निकलने के मौके ढूंढिए। मुंबई से ही फोन लाइन पे कल्पना, लो सब मुंबई वाले फोन पे जुड़ रहे हैं, झारखंड वाले साक्षात नजर आ रहे हैं। खैर ठीक है, कल्पना मैम सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून। सर मेरे पास BHEL का शेयर है 75। 282 की खरीद है। और कल्पना मैम ये ट्रेडिंग वाला मामला था या लंबा सोच के ही रखा है? लंबा सोच के ही रखा है। एवरेज प्राइस मेरा 282 है। समझ गया। राजेश सर, BHEL लॉन्ग टर्म वालों के लिए कैसा लग रहा है भाई? आपको रखना चाहिए कल्पना मैम को? देखिए, एक बहुत स्ट्रांग कंपनी है, पावर में इनके अच्छे ऑर्डर बुक है और ऑर्डर इनटेक की मोमेंटम बने रहने की मैनेजमेंट को क्लियरली ऐसी मंशा उन्होंने दिखाई थी कि ऐसा हो सकता है आगे पिछले कॉन कॉल में। पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रांग है, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह से भी इनके अच्छे ऑर्डर आने की संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त बने रहने चाहिए, 320 के टारगेट रखें। मार्जिन्स में भी सुधार देखा गया पिछली तिमाही में और इस वक्त वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो गए हैं, तो 320 के टारगेट के साथ यहाँ बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड करिए मैम। फंडामेंटली 320 के प्राइस टारगेट्स हैं और आपके भाव से तो खैर इस समय ऊपर भी चल रहा है, तो आपका कंफर्ट भी है, बने रहेंगे इस काउंटर के साथ। शालिनी मैम अगला सवाल। जी। मैंने HDFC बैंक लिया था। लगा कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, बट अगेन ब्लड बाथ इज गोइंग ऑन। मैंने 25 शेयर्स लिया था 987.34 के रेट्स पर। तो क्या इसमें अभी और ऐड ऑन करूं, क्योंकि मेरा 100 का टारगेट है, तो किस लेवल्स पे मैं और परचेज कर सकती हूँ? 100 का टारगेट, 100 खरीदने का स्टॉक्स है ना? जी जी। वो आप 20 साल बाद लौटी थी तो गोरे आप ही का इंतजार कर रहे थे, आपने लिया, उन्होंने दे दिया आपको। खैर HDFC बैंक, राजेश सर, मामला तो वाकई गड़बड़ा गया है। और मतलब डिलीवरी बेस्ड खूब सेलिंग, 2000 और कल 4000 करोड़ रुपए, इस तरह से डिलीवरी बेस्ड सेलिंग चल रही है HDFC बैंक में। पता नहीं क्या बुरा लग गया इन लोगों को। हम रिटेल वाले लॉन्ग टर्म होल्डर्स क्या करें HDFC बैंक में? और शालिनी मैम 25 से 100 पे ले जानी है अपनी होल्डिंग, कैसे बढ़ाऊं? इन लेवल्स पे खरीद डालूं, इंतजार करूं, करना क्या चाहिए? देखिए, जो है उसमें बनी रहे, नई खरीदारी के लिए और 15-20 रुपए टूटने का इंतजार करें। बहुत स्ट्रांग बैंक है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है और आज की डेट में अगर आप देखो तो मर्जर के बाद विश्व के 10 बड़े बैंकों में इसका नाम आने लगा। तीसरी तिमाही के जो आंकड़े आए उस हिसाब से डिपॉजिट इनके 12% बढ़े हैं। मार्जिन में फर्स्ट हाफ में हालांकि प्रेशर देखा गया था, लेकिन सेकेंड हाफ में CRR कट वगैरह के बाद मार्जिन में सुधार नजर आएगा और हमारे हाउस का अनुमान है कि इस साल ये 80,000 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन डिक्लेयर करेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म ब्लिप्स जो होते हैं इसको नजरअंदाज करें। HDFC, ITC, ये सब जो लार्ज कैप की दिग्गज कंपनियां हैं, इसमें थोड़े लंबी अवधि का नजरिया रखें और राइड करें। 920 तक आता है तो और भी ऐड कर सकती है। गिरावट में ऐड करेंगे, यहाँ से 10-20 रुपए और टूटे 920 मोटा मोटी उन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हो जाएगा राजेश सर के लिहाज से लॉन्ग टर्म के लिए। अभी मत ऐड करिए, गिरावट का इंतजार करिए, लेकिन हाँ ऐड करेंगे लंबी अवधि के लिए, कन्विक्शन कंटिन्यू करेगा। हिना मैम अगला सवाल। मैम सर अगला सवाल मेरा टाटा PV पर है। हाँ, तो मैंने 50 लिया है at the rate of 350 8 दिसंबर को। तो 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर तो आज ही है। नहीं, 1 महीने पहले, ओ सॉरी, 8 जनवरी हो गई, सॉरी साल बदल गया है। और 1 महीने पहले लिया हुआ टाटा PV। और हिना मैम लंबी अवधि के लिए है ना? या लंबी अवधि। राजेश सर PV कैसा लगता है? क्योंकि अभी भी वो JLR वाला मामला फंसा हुआ है, इसके ग्लोबल एक्सपेंशन ही इसके लिए गड़बड़ा गया। अच्छा, टाटा मोटर्स की गाड़ियों पे बेट करना है तो PV वर्सेस CV, आपका प्रेफरेंस कहां जा रहा होगा ये भी बताना।
देखिए, पहले तो आता है कि टाटा मोटर्स पीवी में जो जीएलआर की तरफ से दिक्कत आई, होलसेल के वॉल्यूम 43% के आसपास गिर गए, रिटेल के वॉल्यूम 25% के आसपास गिर गए और ये दिक्कत फिलहाल बनी रहने वाली है। कई कारणों से कि डिमांड स्लो डाउन हो रही है, यूएस में जो टैरिफ की दिक्कतें चल रही है, कुछ ये लोग ओल्ड जैगुआर मॉडल्स को हटा रहे हैं, उस सब चीजों को लेकर के ये दिक्कत चल रही है। मुझे लगता है कि वो दिक्कत अपनी जगह बनी रहने वाली है। इवन ईवी में जो डोमेस्टिक मार्केट में ईवी में जो मोमेंटम बना था, वो भी अब थोड़ा-सा ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है। साल, सवा साल में हमारा अनुमान है ये 400 तक जा सकता है। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि पीवी या सीवी, अगर दोनों में एक चुनना हो तो मैं सीवी के साथ जाना चाहूँगा। वहाँ ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल्स में मेरे हिसाब से आज की डेट में हुंडई या मारुति के साथ जाना चाहिए। ये व्यू है, बिल्कुल ठीक है, ये इंटरेस्टिंग व्यू आता हुआ। शालिनी मैम, आखिरी सवाल पूछ लो जल्दी से आप। हाँ जी, ये लास्ट मैं पूछना चाहूंगी हिंद कॉपर पे, क्योंकि ओके। हिंद कॉपर मैंने लिया था 50 शेयर्स, मैंने अगेन वो कंसोलिडेट करी थी मैं कि एवरेजिंग करने के लिए, तो 566.85 के रेट पे मैंने लिया था और मेरा टारगेट 200 शेयर्स परचेज करने का है फॉर लॉन्ग टर्म 2 to 3 इयर्स। तो फिर किस लेवल्स पे मुझे और परचेजिंग करनी चाहिए? राजेश सर। देखिए, बहुत शानदार चला है पूरे मेटल पैक और अब थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कमोडिटी स्टॉक्स हैं, साइकिल में चलते हैं, इसलिए थोड़ी दबाव देखा जा सकता है। ये मेरे हिसाब से 500-480 के लेवल्स पे आप और ऐड कर सकती हैं। भारत की एक इकलौती इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है जिसमें सरकार 66% होल्ड कर रही है। कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं 3.75 से 12.2 FY 30 तक और जिस तरीके से ईवी रिन्यूएबल के क्षेत्र से कॉपर की डिमांड बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि छोटी अवधि में दबाव रहे, लेकिन लंबी अवधि में आपके रिटर्न्स अच्छे बैठेंगे। तो गिरावट में खरीदारी करें। भाई इस नोट पर हिना जी, शालिनी जी, कल्पना जी, थैंक यू सो मच। एक और झारखंड से फोन लाइन पे जुड़ने वाली थी, वो नहीं जुड़ी, अदरवाइज डिक्सन पे भी चर्चा हो जाती, इसीलिए उन्होंने कहा था आज बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं राजेश सर के साथ बातचीत करने के लिए। खैर, इस नोट पर राजेश सर आपका भी धन्यवाद। सॉरी आज अपन इसके आगे बातचीत नहीं कर पाएंगे, समय कम था। अब बढ़िया था, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेरीज थी आज की। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा तो एक क्विक मार्केट अपडेट है। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मार्केट स्क्रीन्स पर आएगा, दिक्कत भरा सेशन कंटिन्यू होता हुआ। अब तो इनफैक्ट 25,900 पे आके खड़े हुए हैं और सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि 2 दिनों से निफ्टी हल्का हल्का गिर रहा था एक दायरे में और ब्रेथ बहुत ज़्यादा एकदम से क्रैक नहीं कर रही थी। आज ना निफ्टी संभल रहा है ना ब्रेथ संभल के दे रही है। ये देखिए डिटोरिएटिंग 1:5, उससे ज़्यादा है, लेकिन बोलने में कन्वीनियंस है इसलिए मैं 1:5 कह रहा हूँ। एक बढ़ रहा है तो 5 स्टॉक कमज़ोर हो गए। आज गजब डिस्ट्रीब्यूशन, गजब ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग है। आज बहुत हर्ट हो रहा है हम और आपका पोर्टफोलियो, आज दिक्कत वाला दिन। हमारी मुलाकात अब होगी अब 1:27 पे न्यू ईयर कंपनी में, और आज न्यू ईयर कंपनी में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने कल अपने वो टोल के अपडेट शेयर करे दिसंबर मंथ के। उसी अपडेट पे और आगे के आउटलुक पे बात करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट के CEO अनिल यादव साहब से डिटेल में। नमस्कार।